बच्चा 5 किसकी शादी होगी। अब आगे मणिकर्णिका घाट पर जहां एक तरफ वाधवा खानदान की पूजा की तैयारियां चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ घाट की ओर सिम्मी की फैमिली और मिश्रा फैमिली तैयारी में लगे हुए थे। इसी तरह सब सारा अपना काम खत्म करके घर की तरफ निकल जाते हैं। इस बात से अनजान कि आज जो यहाँ इतनी शांति है वो कल के तूफान से पहले की है। रात का वक्त, मिश्रा निवास। सभी को घर आते आते शाम हो जाती है। उसके बाद सभी खाना खा के सोने के लिए चले जाते हैं क्योंकि कल का दिन बहुत बड़ा था और ये सच भी था, कल जिंदगियां बदलने वाली थी सभी की। पर इस बात से सब अनजान सुकून की नींद सो गए। वाधवा हवेली, यहाँ भी सभी खाना खा के सोने चले गए क्योंकि कल सुबह का ही मुहूर्त था पूजा का, तो सबको जल्दी ही मंदिर पहुंचना था। वहीं दूसरी तरफ दुबई अबू धाबी में एक 45-50 साल का आदमी, सावला रंग, आंखों के ऊपर कट का निशान, काली आंखें जिसमें सिर्फ नफरत और शैतानियत भरी हुई थी और उसके अगल बगल में दो खूबसूरत लड़कियां उस आदमी के पास बैठी थी। वो आदमी अपने हाथ में वाइन की बोतल लिए देवदास बनके बैठा हुआ था। कुछ समय बाद उस आदमी का दूर नॉक होता है। वो आदमी खुश होते हुए, आओ और बताओ काम वहाँ का पूरा हो गया ना। वो आदमी कहता है, जी बॉस, जैसा कहा था वैसा ही हुआ, अब बस कल उन लोगों की जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। ये सुन के वो आदमी पागलों की तरह हंसने लगता है। वो इस समय एक दानव लग रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके एक झटके से दोबारा खोलता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से गुस्से और नफरत से लाल हो गई थी, जैसे मानो अभी कोई जल के राख हो जाएगा। वो आदमी कहता है, कल, बस कल, उसके बाद तुम अधिराज वाधवा, सॉरी चाचा जी, हा, कह के वो एक बार फिर शैतानों की तरह हंसने लगता है। उसके इस तरह हंसने से वहां खड़ी दोनों लड़कियां डर जाती है और जो आदमी अभी अभी आया था वो डर से कांपने लगता है। वो आदमी कहता है, रघु, जो उसका राइट हैंड है, कल तो हमारे जश्न मनाने का दिन है और इंडिया वापस जाने का, तो तैयारियां करो रघु का, मैं एक बार फिर अपने घर वापस लौट रहा हूँ और उन लोगों की बर्बादी का जश्न भी वहीं मनेगा। ये कह के वो अपनी वाइन की बोतल को पूरी पी डालता है और फिर उन दोनों लड़कियों की तरफ देखता है जो डर के मारे वहीं खड़ी हुई कांप रही थी। वो उनके तरफ देख के पैसों की एक बंडल उठा उनके ऊपर फेंक के कहता है, लो और जाओ मजे करो, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना सुन के वो लड़कियां तुरंत वहां से चली जाती हैं और रघु भी सब बता के वहां से चला जाता है। फिर वो आदमी सोफे पर बैठ के शराब पीने लगता है। इंडिया में काशी विश्वनाथ, सुबह के 5 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी महादेव की पूजा आरती कर रहे थे और गंगा की लहरें आज अलग ही उफान में थी। मौसम भी आज कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा था। सूरज धीरे धीरे करके चारों तरफ अपनी रोशनी फैला रहा था। मिश्रा निवास में सरस्वती जी और गीता जी सुबह सुबह ही उठ के श्राद्ध की तैयारियां कर रही थी। सरस्वती जी माला बनाते हुए कहती है, गीता सुनो, अनवी जिद कर रही थी तुम लोग के साथ जाने के लिए और दोनों बच्चे एक साथ कैसे खुश रहते हैं, तो मैंने सोच लिया है परसों मैं तुम लोगों के साथ उसे प्रयागराज भेज दूंगी, फिर जब छुट्टियां खत्म होगी तो वापस बुला लूंगी। इस बात पर गीता जी हामी भरते हुए, हाँ सिम्मी भी कितना जिद करती है उसके साथ रहने के लिए, तो वो तो और खुश हो जाएगी। इस बात पे दोनों मुस्कुरा देती है। फिर पीछे से एक आवाज आती है, क्या बात है, हमारी साली साहिबा और पत्नी किस बात पे इतना मुस्कुरा रही है, हमें भी बताए, हम भी थोड़ा हंस ले। ये कहते हुए दिलीप जी उनके पास चले आते हैं। फिर वो दोनों उन्हें बताती है कि अनवी को गीता के साथ प्रयागराज भेजने की बात कर रहे हैं। तो इस बात पे दिलीप जी कहते हैं, हाँ दोनों बच्चियां साथ में कितना खुश रहती है, सही रहेगा, दोनों खुश हो जाएंगी। पर मुझे तो इस बात की चिंता है, जब वो दोनों बड़ी हो जाएंगी तो तब दोनों ही अलग हो जाएंगी। तो गीता जी कहती है, वो तो आप सही कह रहे हैं जीजा जी, काश ऐसा होता कि दोनों की शादी एक ही घर में कर देते तो दोनों ही हमेशा साथ में खुश रहती। उनकी इस बात पे सभी सोचने लगे। फिर पीछे से एक क्यूट सी आवाज आती है, किसकी शादी होगी और कौन खुश रहेगा। जब वो लोग पीछे देखते हैं तो वहाँ 2 छोटी सी क्यूट सी एंजल दुनिया भर की मासूमियत अपने छोटे छोटे चेहरे पर लिए सिम्मी और अनवी खड़ी थी।
वो दोनों उन लोगों के पास आती है और सिम्मी अपने मम्मी की गोद में और अन्वी अपने पापा की गोद में चढ़ जाती है और अपनी छोटे छोटे बाहों को उनके ऊपर लपेट देती है। तो वो लोग उन दोनों से कहते हैं, आप लोग हमारी बातें सुन रही थी। ये सुन के सिम्मी जल्दी से इनोसेंट अंदाज में, अरे नहीं नहीं अंकल, मैं नहीं सुन रही थी, वो तो ये अन्वी है जो मुझसे कह रही थी कि चलो सिम्मी चल के देखते हैं कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। मैंने तो मना भी किया पर ये मानी ही नहीं और यहाँ चली आई और मुझे भी लेके आ गई। ये सब सिम्मी ने बहुत मासूमियत से बोला था कि सामने वाला देख के ये पक्का मान ले कि हाँ यही सही कह रही है। पर असलियत तो वहाँ सभी को पता थी कि ये खुराफाती दिमाग सिर्फ और सिर्फ सिम्मी का ही लग सकता है। अन्वी बेचारी इतनी शांत रहती है कि वो कभी ये सब करने का सोचती भी नहीं है। सिम्मी की बातें सुन सब उसे घूरते हुए मुस्कुरा देते हैं और उन्हें फ्रेश होने का बोल के सभी मंदिर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। माय लवली रीडर्स, 6 पूजा का दिन और सात्विक अन्वी की पहली मुलाकात। अब आगे वाधवा हवेली। आज हवेली में काफी चहल पहल थी। कई सारे बॉडीगार्ड्स आज हवेली को प्रोटेक्ट कर रहे थे क्योंकि आज पूजा थी। वाधवा खानदान के बहुत सारे दुश्मन आज उन पर हमला कर सकते थे। आज पूरा वाधवा खानदान बनारस आ पहुंचा था। धनराज वाधवा और मेनका वाधवा, श्लोक वाधवा और आस्था वाधवा सारे लोग आ गए थे। जब धनराज वाधवा हवेली में आए तो उन्होंने देखा कि सात्विक टीवी देख रहा था, एव टैब में कुछ काम कर रहा था और श्रुति अपनी मम्मा आस्था की गोद में बैठी हुई थी। वो जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहे हो। जब सात्विक की नज़र गेट पर जाती है तो वो जल्दी से कहता है, अरे डैड आप आ गए, हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे। ग्रैंपा ने हम सबको साथ आने को कहा है। वहीं जब एव उन लोगों को देखता है तो उसका हाथ टैब पे कस जाता है और वो उन्हें ही घूरने लगता है। तो वहीं उनके पीछे से मेनका वाधवा अपने बेटे धैर्य को लेके आती है। जब धैर्य अपने भाइयों को देखता है तो दौड़ के उन लोगों के पास जाता है और खुश होके सात्विक को गले लगाते हुए कहता है, भाई मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। फिर एव के गले लग के, भाई मैंने कहा था कि मुझे रोक लो पर आप सुने नहीं और मेरा इतना दिन खराब हो गया आप लोगों के बगैर। तो एव बस अपना सिर हिला देता है। फिर वो श्रुति से, अरे चिक्की बस कर, कितना खाएगी, मोटी हो जाएगी। चिक्की मुंह बनाते हुए, क्या भाइयों आप भी न, ये कह के उसके गले से लग जाती है। सभी खुश होके उन सब भाई बहनों का प्यार देखने लगते हैं। पर कोई था जिसकी आंखों में बस नफरत थी और वो कोई और नहीं मेनका वाधवा थी। ये अपने बेटे को इन लोगों से दूर रखना चाहती थी, उसे अपने जैसा बनाना चाहती थी। पर धैर्य शुरुआत से ही अपने भाई बहनों से बहुत ज्यादा अटैच हो गया था जिसकी वजह से उनका ये पाशा उल्टा पड़ गया। और धैर्य जो अभी 11 साल का है अपने भाई बहनों पर जान देता है और सात्विक एव दोनों उसे सगे भाई से भी बढ़ के मानते हैं। पर एव ज्यादा शो ऑफ नहीं करता, वो रिजर्व ही रहता था ज्यादातर। अब हॉल में धनराज वाधवा एव की तरफ देखते हैं जो उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था और इसीलिए वो चिढ़ते हुए बोले, चीकू यहाँ आओ। तो वहीं ये सब सुन के एव एक कोल्ड लुक के साथ, कौन है आप? मैं नहीं जानता आपको, इसलिए मुझ पे चिल्लाए मत मिस्टर वाधवा। जब धनराज वाधवा ये सुनते हैं तो अपनी तीखी नजरों उसे घूरते हुए, बाप हूँ तुम्हारा बेटे हो तुम मेरे, समझे, इसलिए मुझसे जुबान मत लड़ाया करो, समझे। इस बात पे एव जैसे ही कुछ कहने वाला होता है कि आस्था जी जो माहौल को गर्म होता हुए देख रही थीं, वो आगे आके कहती है, भाई साहब चलिए मंदिर चलना है। डैड ने कहा है टाइम पर आना है, श्लोक बाहर ही है, चलिए लेट हो रहा है। उनकी बात सुन के धनराज जी सिर हिला देते हैं और मेनका को लेके बाहर चले जाते हैं। मेनका अपनी तीखी नजरों से एव को घूरते हुए चली जाती है। फिर आस्था जी एव, सात्विक, धैर्य और श्रुति को लेके बाहर आती है और वो सभी अपने मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। पूरे सड़क पर कम से कम 15-20 गाड़ियां दौड़ रही थी जिसमें बॉडीगार्ड्स और फैमिली मेंबर्स थे। इधर मंदिर को चारों तरफ से बॉडीगार्ड्स ने कवर कर रखा था जिसे देख के गीता जी कहती है, ये सब हो क्या रहा है यहाँ, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, वो भी मंदिर में। तो दिलीप जी आके बताते हैं कि आज यही मंदिर में एक बहुत बड़ी हस्ती आई है जो कि यही पूजा करा रहे हैं। गीता जी कहती है, ओ
यहाँ हमारी दोनों क्यूट सी एंजल अपने बाल दाई माँ से बनवा रही थी और साथ ही साथ उन्हें परेशान भी कर रही थी। आज दोनों बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी क्योंकि आज दोनों ने ही सूट सलवार पहन रखा था। अन्वी ने पिंक कलर का पटियाला सलवार सूट पहन रखा था और उस पे 2 चोटी जो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी, और हमारी सिम्मी आज कोई एंजल से कम नहीं लग रही थी क्योंकि एक तो वो गोरी इतनी की क्या कहे, और ऊपर से ब्लैक कलर का पटियाला सलवार सूट और बालों की पोनीटेल बना रखी थी जो उसके कमर तक आ रहे थे। वो दोनों तैयार होके दाई माँ के साथ मंदिर चले जाते हैं। मंदिर के इस छोर पर मिश्रा फैमिली और सिम्मी की फैमिली और मंदिर के दूसरी छोर पे वाधवा खानदान पूजा करने में व्यस्त थे। तब तक धनराज वाधवा की भी कार आके मंदिर के सामने रुकती है और वो अपनी बीवी के साथ बाहर निकल के मंदिर की तरफ जाने लगते हैं, तो वही दूसरी कार से श्लोक वाधवा और आस्था वाधवा भी बाहर निकलते हैं और तीसरी कार से हमारे टॉक्सिकल लिटिल हीरोज निकलते हैं और उन्हीं के बीच से एक क्यूट सी परी भी निकलती है। आज तीनों हीरो कमाल के लग रहे थे। सात्विक और धैर्य दोनों ही बहुत हैंडसम लग रहे थे और ऊपर से स्माइल भी कर रहे थे। वहीं ऐव का मूड कुछ ठीक नहीं था। उसे अपनी माँ की जो याद आ रही थी। आज पूरे 2 साल बीत चुके थे उनके गए, पर ऐव इस दिन हमेशा उदास रहा करता था। फिर ऐव और धैर्य अंदर जाने लगते हैं तो सात्विक कहता है, तुम लोग चलो, मैं अपना ये सामान कार में रख के आता हूँ। उसने अपने हाथ में पूरी भरी हुई पैकेट चिप्स ले रखा था तो मंदिर में उसे ले जा नहीं सकता था, इसलिए वो उसे रखने कार की तरफ चला जाता है। और जब वो लौटने के लिए पीछे मुड़ता है तो एक छोटी सी लड़की जो शायद हंसते हुए उसकी तरफ देख भाग रही थी, वो उससे टकरा कर नीचे गिर जाती है और साथ में सात्विक भी गिर जाता है। सात्विक जब उसे देखता है तो सोचते हुए कहता है, अरे तुम तो बिल्कुल एक एंजल के जैसी हो, क्योंकि वो उसे ही घूर घूर के देख रहा था और बेचारी वो लड़की और कोई नहीं अन्वी ही होती है, उसे अपनी रोनी सी शक्ल बनाते हुए उसे ही देख रही थी क्योंकि वो अचानक से गिरी थी और बच्चे तो छोटी छोटी चीज़ों से डर ही जाते हैं। पर सात्विक तो उससे 2 साल का बड़ा था, इसलिए वो समझदार था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे अन्वी तुम गिर कैसे गई? ये आवाज सुन के दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं। Just 7 ऐव और सिन्हिका's फर्स्ट मीट। अब आगे मणिकर्णिका घाट मंदिर में जब एसवी और अन्वी पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई और नहीं सिम्मी खड़ी होती है। वो उन दोनों के पास आती है और अन्वी को उठाते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई? फिर वो एसवी की तरफ देखती है जो लगातार उसे ही घूर रहा था। सिम्मी कहती है, ओ आप ऐसे क्यों हम लोगों को देख रहे हैं? मैं अपने मम्मा और भाई से कह दूंगी, समझे? सिम्मी की आवाज सुन एसवी होश में आता है और खड़ी होते हुए कहता है, तुम दोनों बिल्कुल एक एंजल की तरह हो, बहुत ही क्यूट। उसकी बात सुन सिमी खुश होके कहती है, अच्छा सच में? वैसे सभी मुझे कहते हैं। वो थोड़ा इतराते हुए बोली। उसके इस तरह बोलने से अन्वी उसे घूरते हुए, हो गया हो तो चलो अब, वरना सभी घर वाले यहाँ आ जाएंगे। उसके इस तरह कहने से सिम्मी दांत दिखाते हुए, हाँ चलो ना, मैंने कब रोका। फिर अन्वी एक नज़र एसवी को देखती है जो मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहा था। फिर वो सिम्मी को लेके जाने लगती है तो सिम्मी एसवी से जल्दी जल्दी कहती है, सुनो थैंक यू, वैसे आप भी बहुत क्यूट हो। उसकी इस बात पे एसवी जोर से हंस देता है और अन्वी उसे खींचते हुए ले जाती है। फिर एसवी भी मंदिर में आ जाता है और अपने ब्रदर्स के पास जाके कहता है, सुनो तुम लोग, मुझे कुछ बताना है। उसके कहने पर धैर्य के कान खड़े हो जाते हैं और वो एक्साइटेड होके, हाँ भाई बोलो ना। फिर एसवी कहता है, पता है मैंने आज 2 एंजल को देखा, बहुत ही क्यूट थी दोनों। उसकी बात पे ऐव कोई रिएक्शन नहीं देता और ऐसे सामने हो रहे पूजा को देखता है जिसकी विधि धनराज वाधवा कर रहे थे। तो वहीं हमारे धैर्य तो और एक्साइटेड होते हुए, अच्छा सच में बहुत ही क्यूट थी, मुझे भी देखना है। तो एसवी कहता है, ठीक है, अब चिपक मत मुझसे, वो इसी मंदिर में है, पूजा खत्म होने के बाद हम लोग उन दोनों को ढूंढने चलेंगे, ठीक है? धैर्य ओक कह के पूजा देखने लगता है। मौसम बहुत खराब हो रहा था और वहीं पंडित मंदिर के गर्भगृह में बैठकर महादेव की लगातार पूजा किए जा रहा था।
दूसरी तरफ भी सिम्मी का भाई समीर अपने पिता की श्राद्ध की विधियां कर रहा था और सभी वहां बैठे हुए थे। और वहीं घाट तरफ एक आदमी जिसने अपने आप को पूरा काले कपड़े से ढके हुए अपने हाथ में बॉक्स लिए चुपचाप घाट की ओर बढ़ रहा था। उसने घाट पर किनारे साइड उस बॉक्स में से कुछ निकाला और वहीं छोड़ के जल्दी से भाग गया। फिर उसने किसी को कॉल की। ऑन कॉल, हेलो बॉस, हो गया काम और बस कुछ ही देर में धमाका होगा। उधर से किसी ने कुछ कहा तो उस आदमी ने ओक बोल के कॉल कट कर दिया और मंदिर से दूर चला गया। कुछ देर बाद सारी विधियां खत्म हुई। अब घाट पे जाके पिंडदान करना था। सभी घाट की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक से गोलियां चलने लगी। चारों तरफ से बॉडीगार्ड्स आके वाधवा फैमिली को प्रोटेक्ट करने लगे और गोलियां का जवाब देने लगे। वहां बहुत सारे काले कपड़े में लोग गोलियां चला रहे थे। सभी बच्चे डर गए थे, बस एव को छोड़ के। और सात्विक भी ज्यादा नहीं डर रहा था, पर धैर्य और चिक्की की तो हालत खराब हो गई थी। अधिराज वाधवा जल्दी से सबको लेके कार के तरफ बढ़ते हैं और बॉडीगार्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। सभी कार की तरफ सेफली पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिम्मी अन्वी भी डर के अपनी अपनी मम्मी से लिपट जाती है। सबको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो घाट की तरफ पहुंच जाते हैं और चारों तरफ गोलियां चलती रहती है। गीता जी समीर से कहती है हड़बड़ाते हुए, बेटा जल्दी से इन लोगों को लेके निकलो, यहाँ से हम आते हैं। तो समीर कहता है, नहीं माँ, आप भी सब लोग चलो। तो दिलीप जी समझाते हुए, बेटा पहले तुम लोग निकलो, यहाँ बिल्कुल माहौल सही नहीं है। तुम लोग जाओ, हम सबको लेके आते हैं। समीर अन्वी और सिम्मी का हाथ पकड़ते हुए, माँ जल्दी आना। उसकी माँ सिर हिला देती है। तो वहीं सिम्मी कहती है, मुझे नहीं जाना, मुझे मम्मा के साथ रहना है। तो समीर उसे समझाते हुए जबरदस्ती मंदिर से ले जाने लगता है। वो लोग कुछ दूर आ गए थे कि तभी एक जोरदार धमाका होता है। सब ये सुन के दंग रह जाते हैं। समीर तो उन दोनों का हाथ भी छोड़ देता है, क्योंकि धमाका उसी ओर से हुआ था जहां अभी गीता जी, सरस्वती जी और दिलीप जी थे। ये देख के वो खुद संभालते हुए उन दोनों को वहीं बैठा के उस ओर दौड़ते हुए चला जाता है। तो देखता है कि पानी में कोई डूब रहा था, खून पानी में मिल गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इधर उधर भागते हुए माँ माँ चिल्ला रहा था। तभी उसे पानी में अपनी माँ की साड़ी दिखती है। वो दौड़ के पानी में छलांग लगा देता है, पर पानी इतने उफान में था, ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई थी और वो 13 साल का लड़का क्या ही कर पाता। कुछ समय बाद सिम्मी रोते हुए, अन्वी तुम यही रहो, मैं भैया को देख के आती हूँ। देखो ना, मम्मा भी नहीं आई, मैं आंटी अंकल को भी लेके आती हूँ, तुम यहीं रहना। तो अन्वी रोते हुए, नहीं तुम नहीं जाओगी, समझी ना। पर सिम्मी उसकी एक नहीं सुनती और रोते रोते भागते हुए मंदिर के दूसरे छोर पे जाके अपने भाई को बुलाने लगती है। पर वहां सिर्फ बारिश और जमीन पर खून पड़ा हुआ था। ये सब देख के वो घाट की तरफ जाती है तो बारिश के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। इधर सभी कार में आके बैठ जाते हैं। तभी एसवी कहता है, अरे चीकू कहाँ है। सभी आसपास देखने लगते हैं पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। सारे बॉडीगार्ड्स ने उन सभी को मार गिराया। अब वहां कोई नहीं था, माहौल शांत था, वाधवा परिवार बच गया था, पर चीकू गायब था। ये सब सोच के सारिका जी और आस्था जी रोए जा रही थी। इधर जब गोलियां चलने लगी थी तो सभी भागने लगे थे और चीकू भी जा रहा था, पर मंदिर में उसे अपनी मां की तस्वीर रखी मिली जहां अभी पूजा हो रही थी। तो वो तस्वीर लेने चला गया। तभी कुछ लोग उधर भी आके गोलियां चलाने लगे, जिससे एव घाट की तरफ चला गया। पर घाट की तरफ जब उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की डूब रही है तो वो तुरंत उसके पास चला गया। चूंकि एव 13 साल का था और लंबा भी था और बचपन से ही स्विमिंग में एक्सपर्ट था, तो वो तुरंत पानी में कूद गया और जहां सिम्मी डूब रही थी उसे वहां से पकड़ के खींचते हुए बोला, हे कम विथ मी, लुक एट मी। वो बार बार उसे अपनी ओर खींचते हुए कह रहा था। चूंकि बारिश हो रही थी और पानी भी अपने उफान में, इसलिए एव को मुश्किल हो रही थी और उसने अभी तक उसका फेस भी नहीं देखा था, क्योंकि उसके सारे बाल उसके छोटे से चेहरे को कवर कर रखा था। एव ने पूरे जोर के साथ उसे पानी में से बाहर खींचा। तब तक सिम्मी बेहोश हो चुकी थी।
एव ने जल्दी से उसे अपने गोद में उठाया और उसे जगाने की कोशिश करने लगा। उसने जब उसके चेहरे से बालों को हटाया तो एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि वो छोटी सी क्यूट सी लड़की एक एंजल की तरह लग रही थी। उसका छोटा सा गोल सा पूरा चेहरा, नाक, सब कुछ लाल हो गया था रोने और डर के कारण। एफ तो उसे देखे ही जा रहा था। वो एक पल के लिए खो गया था। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, मुलाकात तो हो गई इन दोनों की, अब आगे देखते हैं क्या होता है, तब तक के लिए बाय बाय। चैट क्यूट बेबी। अब आगे। जब पीछे से आवाज आती है तब जाके एव अपने सेंस में वापस आता है और जल्दी से सिम्मी को हिलाते हुए, हे क्यूट बेबी वेक अप बेबी। पीछे से अन्वी रोते हुए आती है और जब सिम्मी को ऐसे देखती है तो और जोर से रोते हुए, सिम्मी क्या हुआ, उठो ना, देखो मम्मा पापा समीर भाई आंटी सब कहाँ चले गए और तुम भी नहीं उठ रही, वो रोने लगती है। तो एव जल्दी से सिम्मी को अपने गोद में उठाते हुए, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, तुम परेशान मत हो, ये ठीक हो जाएगी। ये कह के वो उसे ले जाता है और अन्वी भी साथ में जाने लगती है। इधर सभी बॉडीगार्ड्स एव को ढूंढ रहे थे और धनराज, अधीरज, श्लोक सब उसे खोज रहे थे। तभी एव उन्हें सामने से आता हुआ दिखाई देता है। उसने गोद में किसी को ले रखा था, जैसे लग रहा था कि बंदर का बच्चा अपनी मां से चिपका हो, ऐसे वो दोनों लग रहे थे। सभी जल्दी से उसके पास जाते हैं तो एव सभी से कहता है अपने वहीं कोल्ड एक्सप्रेशन में, ग्रैंपा चाचू हॉस्पिटल चलिए, इसे चोट लगी है, सिम्मी की तरफ इशारा करते हुए। सभी शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे ही देख रहे थे कि जो कभी भी किसी के लिए थोड़ी सी भी केयर नहीं दिखाता, आज वो किसी अनजान छोटी सी लड़की के लिए केयर दिखा रहा है। एव एक बार फिर से अपने सर्द नजरों से देखते हुए, हो गया सबका, अब चलो, अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो देख लेना। वो एक एक शब्द पे दांत पीसते हुए बोला। तो सभी एक पल के लिए डर गए। फिर श्लोक वाधवा जल्दी से, हाँ ठीक है चलो। पीछे से अन्वी कहती है, रुको, मैं भी अपनी दोस्त के साथ जाऊंगी, उसे अकेले मत ले जाओ। सभी ज्यादा बहस न करते हुए उसे भी अपने साथ लिए कार में बैठकर हॉस्पिटल निकल जाते हैं। सारी रास्ते एव अपनी क्यूट बेबी को किसी के हाथ में नहीं देता, उसे अपने से ही चिपकाए रहता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, जो कि अभी अंदर सिम्मी का चेकअप कर रहे थे। पर एव अभी तक सिम्मी का हाथ पकड़े वहीं सिम्मी के साथ था। सब हैरान थे। उसे ऐसे देख के अन्वी रोते रोते आस्था जी के गोद में ही सो गई थी और आस्था जी भी उसे प्यार से अपने गोद में लिए थी। तभी हॉस्पिटल में कुछ अधिराज वाधवा के जासूस और गुर्ड्स आते हैं, जिनसे अधिराज वाधवा पूछते हैं, किसने किया ये ब्लास्ट और अटैक, और इन दोनों बच्चियों के बारे में पता चला कौन है, वहां क्या कर रही थी। उनमें से एक गुर्ड जिसका नाम काली था वो कहता है, सर ये अटैक आपके पुराने दुश्मन भार्गव वाधवा ने करवाया था आपकी पूरी फैमिली को मारने के लिए, और आज उसी मंदिर में इन दोनों लड़कियों की फैमिली भी श्राद्ध के लिए आई थी, पर जहां बॉम्ब रखा हुआ था आप लोगों के लिए उस जगह इन लड़कियों की फैमिली पहुंच गई थी, जिससे वो लोग इतना कह के वो चुप हो जाता है। तब अधिराज वाधवा चेयर पर बेसुध होके बैठते हुए, इसका मतलब हमारी दुश्मनी में आज बेचारी दो छोटी छोटी बच्चियां अनाथ हो गई, उनकी आंखें नम हो जाती है। फिर काली कहता है, सब पर अभी तक उन लोगों की डेड बॉडी नहीं मिली, वो लोग पानी में गिरे थे तो बहाव के कारण उनका कुछ पता नहीं चल रहा। ये सुन के अधिराज जी खुद को संभालते हुए, ठीक है काली, जो हो जैसे हो मुझे बताना, और हमारे भतीजे भार्गव वाधवा को भी जरा समझाए कि अपनी घटिया हरकतों से बाज आ जाए, वरना उनका अंत हम खुद करेंगे। वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोले। इधर डॉक्टर डरा सहमा सा बाहर आता है और उसके पीछे एरोजेंट स्टाइल में एव डॉक्टर को इस तरह से देख के सब समझ जाते हैं कि ये ऐसे क्यों है। फिर सारिका जी उसके पास जाते हुए पूछती है, कैसी है वो, अब ठीक है, हम लोग मिल सकते हैं। तभी पीछे से सपाट लहजे में एव कहता है, बिल्कुल नहीं। ये सुन के सब उसे देखने लगते हैं तो एव बिना किसी भाव के, वो ठीक है, रेस्ट कर रही है, डर गई थी जिससे बेहोश हो गई थी, अब वो आराम कर रही है, तो मैं नहीं चाहता कि अभी कोई उसे डिस्टर्ब करे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ये सुन के सब अपना सर हिला देते हैं। वहाँ मेनका वाधवा जो ये सब होते हुए देख रही थी, मन में सोचते हुए,
वह अभी कुछ घंटे ही हुए उस 2 कौड़ी की लड़की से मिले हुए और देखे तो इसे ऐसे कह रहा है जैसे सदियों से जानता हो। सभी सिम्मी के जागने का वेट करने लगे क्योंकि अन्वी भी सो रही थी। उसे भी किसी ने उठाया नहीं। सारे बच्चों को घर भेज दिया गया था और मेनका, धनराज, सारिका जी और आस्था जी अन्वी को लेके घर आ गई थी। हॉस्पिटल में सिर्फ अधिराज वाधवा, श्लोक वाधवा और एव ही थे। एव चुपचाप ग्लास वॉल से अपनी क्यूट बेबी को सोते हुए देख रहा था। वो उसे सोते हुए और भी क्यूट लग रही थी। तभी पीछे से अधिराज जी आके उसके सर पे हाथ रखते हैं तो एव बिना किसी भाव के उसने किया न ये सब। अधिराज सुन के थोड़ा हैरान होकर, आपको कैसे पता? तो एव गुस्से से, आपको क्या लगता है जिसने मुझसे मेरी माँ को छीना उस पे मैं नजर नहीं रखता? मुझे एक दिन पहले से ही चल गया था, इसलिए मैंने आपके बॉडीगार्ड्स को अपने बॉडीगार्ड से रिप्लेस कर दिया था। पर मुझे नहीं पता था कि वहाँ किसी और की भी फैमिली आई है। मैंने पहले ही मंदिर खाली करवा दी थी, तब भी वो गुस्से से लाल हो गया था। उसकी बातें सुन के अधिराज जी भी एक पल के लिए डर जाते हैं कि उनका 13 साल का पोता कितना शार्प माइंडेड है और अगर उसने अपना दिमाग नहीं लगाया होता तो आज वाधवा अंपायर मिट चुका होता। वो कहते हैं, चीकू, हमने इन बच्चियों के बारे में पता लगाया। इन लोगों की फैमिली का कुछ पता नहीं चल रहा। शायद वो लोग मर गए क्योंकि पानी का बहाव तेज था, इसलिए उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। एव ये सब सुन के कुछ रिएक्ट नहीं करता और सामने अपनी क्यूट बेबी को देखते हुए बिना किसी इमोशन के, अब से ये दोनों हमारे साथ ही रहेंगी। आई होप कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। उसके इतने कड़े बोल सुन के अधिराज वाधवा अपना सर हिला के, हाँ चीकू, हम भी यही सोच रहे थे। इनके एडॉप्शन पेपर मैं रेडी करवा लेता हूँ। एव बस हम कहता है और अपने फ़ोन को निकाल उसमें नंबर डायल करते हुए बाहर निकल जाता है और अधिराज वाधवा पेपर रेडी करवाने चले जाते हैं। एव ऑन कॉल, कहाँ है वो? दूसरी तरफ से एव का वफादार कहता है, बॉस वो लोग भाग गए पर हम उसे हर जगह खोज रहे हैं। एव, ओके, और वन मोर थिंग, गिव मी एवरी नाउ और देन इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। ऑक। रजत कहता है, ओक बॉस। एव सुन के कॉल कट कर देता है। वीआईपी वार्ड के अंदर सिम्मी अब धीरे धीरे उठ रही थी। उसके सिर में गिरने की वजह से चोट लगी थी तो वो हल्का हल्का दर्द हो रहा था। वो उठ के बैठकर धीरे धीरे सुबकते हुए रोने लगती है क्योंकि उसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता था और अभी उसके पास कोई था भी नहीं जिससे वो डर से रोने लगी। तभी वहां एव कॉल कट करने के बाद आया तो देखा कि उसकी क्यूट बेबी अपने छोटे से चेहरे के आंखों में मासूमियत से अपने दोनों हाथों से आंखों को ढके हुए सुबक सुबक के रो रही थी। एव जल्दी से उसके पास जाते हुए, अरे बेबी, तुम रो क्यों रही हो? कीप क्वाइट। जब सिम्मी किसी की आवाज सुनती है तो अपने छोटे से हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए एव को देखती है जो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। एव जब अपनी क्यूट बेबी को देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि सिम्मी के दोनों फूले हुए गाल लाल लाल हो गए थे और आंखें बिल्कुल बिल्ली के बच्चे जैसे हो गई थी जो बाहर झपक रही थी। एव उसे देखते हुए, हे आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? दर्द तो कहीं नहीं हो रहा? सिम्मी उस अनजान से लड़के को देख बस अपना सर ना में हिला देती है जिससे एव शांत होके फिर कहता है, तो रो क्यों रही थी? सिम्मी फिर धीरे धीरे सुबकने लगती है तो एव उसके गाल खींचते हुए, अब बस भी करो, बोलो क्या हुआ? सिम्मी कहती है, मेरे भाई और मम्मा और मेरी अन्वी कहाँ है? एव जब अपनी क्यूट बेबी की इतनी क्यूट सी आवाज सुनता है तो ना दिखने वाली हंसी उसके चेहरे पर आ जाती है। वो फिर से उसके फूले हुए गाल खींचते हुए, वो लोग कुछ टाइम के लिए बाहर गए हुए हैं। तुमको और तुम्हारी एक फ्रेंड को हमारे पास छोड़ के वो जल्दी ही चेन्नई, तुम मेरी परी हो। अब आगे। एव उसे समझाता है, तुम परेशान मत हो, वो लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे, तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। और कब रोना बंद कर दो। तो सिम्मी हाँ में सिर हिला के अपना सर नीचे कर लेती हैं क्योंकि जिसे वो जानती नहीं थी उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी और वो थी तो अभी 11 साल की ही, इसलिए उसे एव ने जो समझा दिया वो समझ गई। फिर एव ने उसके बालों को सहलाते हुए, चलो अब हमें घर चलना है। सिम्मी हाँ में सर हिला देती है। फिर एव बाहर निकल जाता है और डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा के उसे सीधा वाधवा हवेली लेके चला जाता है।
वाधवा हवेली में अन्वी को श्रुति के रूम में सुलाया गया था और वो अभी तक सो रही थी, पर 3 लोग उसके अगल बगल खड़े होकर उसे ही बहुत देर से घूर रहे थे। ये और कोई नहीं, सात्विक, धैर्य और श्रुति थे, जो अपने सामने सो रही एंजल को निहारे जा रहे थे। उनमें से सबसे ज्यादा एक्साइटेड धैर्य और श्रुति थे, जो सात्विक से पूछे ही जा रहे थे शौक होके। अच्छा, तो ये है वो एंजल जो आप कह रहे थे, है ना भाई? वैसे सच में कितनी सुंदर है ना? श्रुति भी हामी भरते हुए, हाँ भाइयों सही कह रहे हैं, कितनी क्यूट है, कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल पारी जैसी लग रही है। उन दोनों की बात पे सात्विक दोनों को घूरते हुए, बस करो तुम दोनों, देखो इसका चेहरा पहले कितनी उदास लग रही है। इसको परेशान मत करो, इसे अकेला छोड़ दो और जाकर अपना अपना काम करो। ग्रैंडमा कह रही थी कि इसकी फैमिली अब नहीं है, बस इसकी एक फ्रेंड है जिसे चीकू और ग्रैंडपा चाचू लेके आ रहे हैं। वो अकेली बची है, इसके जानने वालों में बस वो सही सलामत आ जाए। अब से ये दोनों हम लोगों के साथ ही रहेंगी। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, कितना मजा आएगा इन दोनों के साथ, हम लोग खूब मस्ती करेंगे, खूब घूमेंगे, खेलेंगे और बहुत ज्यादा मजे करेंगे, है ना चिक्की? धैर्य कहता है। चिक्की भी एक्साइटेड होके, हाँ भाइयों, अब बस इनकी दूसरी फ्रेंड भी आ जाए बस तो मजा आ जाएगा। तभी नीचे से आवाज आने लगती है तो सब कहते हैं, लगता है वो लोग आ गए, उसे लेकर चलो, नीचे चलते हैं। धैर्य कह के चिक्की के साथ नीचे चला जाता है और सात्विक अन्वी के गालों को खींचते हुए प्यार से, तुम मेरी खूबसूरत परी हो, मेरी प्यारी एंजल हो, ये कह के वो उसके गालों पर किस कर लेता है और नीचे चला जाता है। नीचे हॉल में एव अपनी क्यूट बेबी को सोफे पर बिठा देता है और सबकी तरफ देखते हुए अपने कोल्ड एक्सप्रेशन से, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि अब से ये और इसकी फ्रेंड हमारे साथ ही रहेंगी, तो इन लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए सब? तो सब हमें सर हिला देते हैं, बस मेनका को छोड़। वो चिढ़ते हुए कहती है, ये कोई अनाथालय नहीं है जो कोई भी इधर उधर के लोग मुंह उठा के चले आएंगे। आफ्टर ऑल वी आर वाधवा। तो सब उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगते हैं। वहीं एव जब ये सुनता है तो उसका खून खौल उठता है। वो गुस्से से दांत पीसते हुए, मैं किसी से परमिशन नहीं ले रहा, ये मेरा डिसीजन है जो आप सबको ना चाहते हुए मानना पड़ेगा, समझे आप सब? पीछे से सात्विक भी हामी भरते हुए, हाँ चीकू सही कह रहा है, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी राजी है, तो और किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो मेनका की तरफ इशारा करते हुए कहता है। मेनका को बहुत एम्ब्रासिंग फील होता है, वो पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। तो सारिका जी आके कहती है, जाओ सब आराम करो, बच्चों तुम लोग भी जाओ, और किन्नू बेटा आप इन्हें, सिम्मी की तरफ इशारा करते हुए, भी अपने साथ ले जाए, हम कुछ खाने को ऊपर भेजते हैं। ये कह के वो चली जाती है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। सिम्मी को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो कभी इतने बड़े घर में नहीं आई थी, तो वो बड़े ध्यान से वहां पर रखी एंटीक और महंगी चीजों को देख रही थी। जब एसवी उसे देखता है तो कहता, अरे तुम। सिम्मी जब एसवी को देखती है तो वो भी चौंक जाती है और सरप्राइज होते हुए, अरे आप तो वही हैंडसम और क्यूट लड़के हो ना जो मंदिर में थे। सात्विक जब ये सुनता है तो मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। तो सिम्मी खुश होके जैसे ही उसके गले लगने जाती है, कोई पीछे से पकड़ के उसे अपने पास खींच लेता है। बेचारी के पैर और हाथ हवा में उठ जाते हैं। वो जब अपने छोटे से सिर को पीछे करके देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि एव बहुत गुस्से से ही उसे घूर रहा था। बेचारी अपना सर नीचे कर लेती है। वहीं सात्विक को बहुत हंसी आ रही थी इन सब से, क्योंकि जब सिम्मी ने उसे हैंडसम और क्यूट कहा था, तब सात्विक ने एव का चेहरा देखा था जो बहुत बुरी तरह गुस्से में लाल हो गया था, और सात्विक समझ गया था कि पक्का उसका इमोशनलेस भाई इसे कहीं न कहीं पसंद करने लगा है। तो उसे इसलिए बहुत हंसी आ रही थी। यहाँ बेचारी सिम्मी का बुरा हाल था क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, जो ये लड़का उसे इतने गुस्से में घूर रहा था। तो सिम्मी कुछ नहीं कहती, बस अपने छोटे से सिर को एव के सीने में घुसा देती है, जिससे वो उसे न देख पाए।
उसकी इतनी क्यूट वाली हरकतें देख एव के फेस छोटी सी स्माइल आ जाती है। चट एंड सिमी एव स्लीप टुगेदर। अब आगे वो दोनों सिम्मी को इस तरह करते देख मुस्कुरा देते हैं और फिर एव अपनी क्यूट बेबी को अपनी गोद में उठाते हुए, इसे अभी मैं अपने कमरे में ले जा रहा हूँ। कल हम सब दिल्ली के लिए निकलेंगे, तो जाके चिक्की और धैर्य से कह पैकिंग कर ले और वो लड़की उसे चिक्की के रूम में सुला दो। कल दिल्ली में चल के इन दोनों का रूम सेट करवा देंगे। ये कह के वो बिना सात्विक की बात सुने वहां से चला जाता है। सात्विक अपना सर हिला के श्रुति के रूम में चला जाता है। वो जब वहां आता है तो देखता है कि अन्वी जग गई थी और चुपचाप उसके भाई बहनों की पागलपंती देख रही थी। जब सात्विक वहां जाता है तो अन्वी शॉक होके, आप यहाँ कैसे? तो सात्विक मुस्कुराते हुए, एक्सक्यूज मी, दिस इज माई होम, तो मैं यहाँ नहीं तो और कहाँ होऊंगा हम्मम। तो अन्वी कहती है, ओह अच्छा ये तुम्हारा घर है। फिर उदास होते हुए, मेरी दोस्त कहाँ है? वो किसी के साथ हॉस्पिटल गई थी ना, मुझे उससे मिलना है। क्या वो अब ठीक है? तो सात्विक कहता है, अभी वो रेस्ट कर रही है, सुबह मिल लेना, वो यहीं है और कल हम लोग दिल्ली जा रहे हैं तो तुम भी हम लोगों के साथ जाओगी, समझी? तो अन्वी घबराते हुए, नहीं नहीं, मेरे माँ बाबा यहीं रहते हैं, मैं उनको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मुझे अपने घर जाने दो। वो रोनी सी शक्ल बना लेती है। तो सात्विक उसके पास जाके प्यार से समझाते हुए, देखो तुम्हारे मॉम डैडी हम लोगों के पास तुमको छोड़ के गए हुए हैं और उन्होंने कहा कि जब तक हम लोग नहीं आते तब तक तुम और तुम्हारी दोस्त हम लोग के साथ ही रहेगी, समझी? तो अन्वी कहती है, ओह माँ बाबा ने कहा तो ठीक है, पर वो जल्दी आएंगे न? उसकी इस बात पे सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं तो एसवी कहता है, हाँ हाँ जल्दी आएंगे। फिर पागल भाई बहनों को देखते हुए, हो गया हो तुम दोनों का, तो सामान पैक करो, कल सुबह ही निकलना है। ये कह के वो अन्वी के गालों को खींचते हुए अपने रूम में चला जाता है। वहीं सब उसकी ये हरकत देखते रहते हैं और अन्वी अपने गालों को सहलाने लगती है। उसके जाने के बाद चिक्की और धैर्य की पागलपंती फिर स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह वो लोग मस्ती करके सो जाते हैं। एव का रूम। एव अपनी लिटिल बेबी को रूम में लाके उसे बेड पे बिठा देता है। सिम्मी अपना सर नीचे किए बैठी थी। एव वॉशरूम चला जाता है। तब जाके खुराफाती सिम्मी अपना छोटा सा सर उठा के पूरा रूम देखती है कि कितना बड़ा और सुंदर रूम है। वो चारों तरफ टहलने लगती है। तभी पीछे से एव आते हुए, भूख लगी है। एव की आवाज सुन वो ऐसे ही खड़ी रहती है, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ते हुए क्यूट से आवाज में, भूख तो लगी है, और फिर पेट पर हाथ रखकर चूहे भी हड़ताल मचा रखे है। उसकी ये बात एव को समझ नहीं आती तो वो फिर से कहता है, क्या मचा रखा, और साफ साफ कहो भूख लगी है कि नहीं। उसके ऐसे बोलने से वो चुप हो जाती है और जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देती है। एव एक नज़र उस पर डालते हुए एक बटन प्रेस करता है तो कुछ ही देर में सर्वेंट आ जाते हैं अपने हाथों में खाने की प्लेट लेके। एव उन्हें जाने को बोलता है और फिर दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। एव खाना खाकर बेड पे बैठकर अपने टैब में कुछ करने लगता है। फिर सिम्मी भी खाना खा लेती है और वो बेड पे चढ़कर एव के साइड में जाके लेट जाती है और अपने छोटे छोटे हाथ को एव पर रख देती है। एव जो कि टैब में कुछ देख रहा था, जब उसे फील होता है कि उसकी क्यूट बेबी ने उस पर ही अपना सारा भार लगा दिया है। वो एक नज़र उसे देखता है जो टुकुर टुकुर ऊपर लगे झूमर को देख रही थी। एव कुछ नहीं कहता, वो फिर से अपने टैब में देखने लगता है। कुछ समय बाद सिम्मी सो जाती है। एव उसे देखता है तो वो बहुत क्यूट लग रही थी। वो उसके गालों को सहलाते हुए टैब बंद कर उसके बगल में लेट के सो जाता है। मॉर्निंग टाइम। वाधवा हवेली। एव का रूम। एव की आंख खुलती है तो उसको अपने ऊपर कुछ हैवी सा फील होता है। वो जब आंखें खोलता है तो देखता है कि उस बेबी ने उसके बॉडी को ही अपना बेड समझ लिया है और फैल के सो रही है। एव उसे साइड में लेटा कर उसके गालों को प्यार से खींच के वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम से आने के बाद वो उसे उठाता है तो सिम्मी कसम साते हुए, मम्मा अभी नहीं, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, ये कह के वो फिर से पलट जाती है। एव उसे लाचारी से देखते, मैं मम्मा नजर आ रहा हूँ इसे तो कह के वो उसे हल्की तेज आवाज में, बेबी उठो, हमें आज दिल्ली जाना है, जाके फ्रेश हो जाओ।
उसकी आवाज सुन के सिम्मी जल्दी से उठकर तुरंत वॉशरूम में भाग जाती है। उसकी स्पीड देख के ऐव को समझ नहीं आता कि वो इतना डरावना बोलता है कि एक छोटी सी लड़की भी डर के भाग गई। वो अपने सभी ख्यालों से बाहर आते हुए नीचे चला जाता है। बाथरूम के अंदर सिम्मी डर से खड़ी थी। वो डरते हुए, कितने बेकार है ये, मुझे इतनी छोटी सी लड़की को डरा दिया, ऐसे कोई उठाता है क्या? वो फ्रेश होने चली जाती है। बाथरूम इतना बड़ा था कि उसे समझ ही नहीं आता कि कैसे क्या करे। वो फिर फ्रेश होके वही पुराने कपड़े दोबारा पहनकर नीचे चली जाती है क्योंकि उसके पास अभी कपड़े थे नहीं।